Hello guys, welcome to my YouTube channel. In the last lectures we were discussed about acidic strength and now we will discuss about basic strength. आइए शुरू करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए जो बेसिक स्ट्रेंथ का जो कंसेप्ट जो हमारे पास डेफिनेशन थी, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन जो दी कि आर्हेनियस ने हमें दिया कि H प्लस को एक्सेप्ट करने वाला, ब्रोनेस्टेड ने हमें बोला कि जो OH नेगेटिव को जो डोनेट करता है दैट इज द बेस, और लिविस ने अलग ही कहानी लोन पेयर के ऊपर बोल दी कि लोन पेयर डोनेट करने वाला बेस। हमने तीनों की बातें मानी और तीनों की बातें मानकर हमने बेस की जो डेफिनेशंस थी उसको समझा कि सारे के सारे जो बेस की डेफिनेशंस थी, जो अलग अलग साइंटिस्ट आए गए डेफिनेशन दी उन्होंने, सभी ठीक थी, कोई गलत नहीं थी। आइए अब हम कुछ ये तो हो गई डेफिनेशन की बात की डेफिनेशंस ये थी। हमें डेफिनेशन से ज़्यादा कुछ करना नहीं है, पता होना चाहिए कि बेस की डेफिनेशंस क्या होती है क्या नहीं। हमें किससे क्या लेना है, हमें कंसेप्ट से लेना है और कंसेप्ट के बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। तो जो पहले तो हम कंसेप्ट समझते हैं, फिर कंसेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि खाली कंसेप्ट से भी हमारा काम नहीं चलने वाला। कंसेप्ट तो बहुत सीखते हैं, लेकिन जब वो कंसेप्ट किसी क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम आती है उस क्वेश्चन को डील करने में, क्योंकि केमिस्ट्री और ऊपर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस मांगती है। तो प्रैक्टिस करेंगे, खूब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसा कि मैंने बेस के बारे में कहा कि ये एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। प्रोटॉन का मतलब मैंने बताया था ना कि H प्लस को ही बोलते हैं प्रोटॉन बाय डोनेटिंग, या फिर एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, या फिर डोनेटिंग द लोन पेयर, या फिर OH नेगेटिव आयन का डोनेट करना, वो भी एक बेस की ही डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे हमारे पास अमोनिया है, तो अमोनिया सभी को पता है कि ये बेस है। करता क्या है, करता तो कुछ नहीं है, H प्लस लेता है और NH4 पॉजिटिव मीन्स अमोनियम आयन बना देता है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन टाइप हो गई है। यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, Kb। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए बताया था कि जो K होता है वहाँ मैंने Ka डिनोट किया था क्योंकि वो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए था। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। देखिए इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन आप अगर अच्छे से समझोगे तो आपका इंटरेस्ट बनेगा उस टॉपिक में जिस टॉपिक का आपने इंट्रोडक्शन समझा है। आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सभी समझ में आने लग जाएंगे कि कैसे क्या है, क्योंकि ये बेसिक पार्ट है, ये बहुत ही जरूरी है समझना। तो समझिए ध्यान से, ये Kb है। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर मैं उस एसिडिक स्ट्रेंथ में इससे कंपेयर करूँ तो Ka की वैल्यू जो मैं इंक्रीज कर रहा था, मतलब कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जब मैं इंक्रीज कर रहा था तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही थी ना। तो यहाँ भी तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ कि यहाँ पर Kb क्यों लगा, क्योंकि बेस है, क्योंकि Kb अपना अगर बढ़ता है मीन्स बेसिक की जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो अगर बढ़ता है बेसिक में तो क्या होता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी तो बढ़ेगी, भाई। जैसा उसमें किया था वैसे इसमें करेंगे, इसके साथ थोड़ी ना अलग हम बिहेव करेंगे, सेम होगा। आगे देखिए, मैंने लगाया माइनस लॉग Kb, तो उसमें क्या होता था, माइनस लॉग Ka का क्या होता था, Pka चेंज होता था, मतलब कि जो Ka की जो माइनस अगर मैं जो माइनस लॉग लूँ तो उसका Pka में कन्वर्ट होता था। ऐसे ही इसमें माइनस लॉग Kb अगर मैं लूँ तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Pkb में। यस, Pkb में। अब जो Pkb होता है, इसके जो डेटा होता है अपने केमिस्ट्री के अंदर, जो बेसिक स्ट्रेंथ के जो डेटा होते हैं Pkb बेस्ड, वो एक्चुअली होते नहीं है हमारे, जो Pka के बेस्ड ही डेटा हमें गिवन होते हैं। तो क्यों ना इसको हम चेंज करें इस चीज़ को कि हमें Pka की डेटा चाहिए, क्यों रिलेट कर सके बेसिक स्ट्रेंथ को, कि Pka की वैल्यू से कैसे रिलेट करें बेसिक स्ट्रेंथ को, कैसे समझें कि Pka की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बेसिक स्ट्रेंथ पे, Pka की वैल्यू जब डिक्रीज होगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बेसिक स्ट्रेंथ पे। आइए समझते हैं इस बात को भी, कैसे समझेंगे। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जो Pkb की जो वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है जैसा कि उसमें समझा था हमने, सेम थिंग अभी तक चल रही है, डिफरेंट आते तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, ये तो हो गया ये खेल। अब समझिएगा, NH3 है, मैंने बोला H प्लस लेके ये किस में जा रहा है, NH4 पॉजिटिव में जा रहा है। दिस इज द कंजुगेट एसिड, ये तो कंजुगेट एसिड बन गया इसका, जैसा कि आपको डेफिनेशंस ने बोला। फिर उसके बाद मैंने बोला कि NH4 जो पॉजिटिव है वो टूट कर
यहाँ ये एसिड है, मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ कि ये कंजुगेट एसिड है, कैसा एसिड है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है। इन सब चीज़ों को साइड में रख करके अभी आप कंसेप्ट समझिए, बेसिक समझिए कि ये एसिड है। मान लीजिए एसिड का काम क्या, H+ देना, H+ देगा और H+ देके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मैं यहाँ पर Ka लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि एसिड का डिसोसिएशन हुआ है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka के बेस तो लूंगा मैं, डिफरेंट थोड़ी नहीं लूंगा। तो Ka का आ गया अपने पास, मतलब कि Ka आ गया, इसको मैं KaH भी बोल सकता हूँ, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब कि एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करेगा, H+ आयन की बेस तो करेगा, ऐसे थोड़ी ना करेगा। तो मैं KaH इसको मैंने लिख दिया, ठीक है जी। तो KaH का जो माइनस लोग मैं लूँ तो क्या हो जाता है, वो pKaH। अब समझ में ये नहीं आ रहा सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, ये मतलब कि आपने उसमें तो पीके की बेस्ड सब समझा दिया कि यहाँ पीकेबी के बेस्ड नहीं समझा सकते, आप इतना घुमा फिरा के क्यों क्वेश्चंस को ले जा रहे हो, क्यों आप बेसिक स्ट्रेंथ समझाते एसिडिक स्ट्रेंथ पे आगे। भैया बात कुछ ऐसी है, जो पीकेबी है ना, इसकी वैल्यू, इसकी जो डेटा होती है वो गिवन नहीं होते, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो डेटा जो गिवन होते हैं केमिस्ट्री के अंदर एसिड और बेस के लिए, वो पीके के बेस्ड होते हैं। क्यों ना रिलेट कर लेना, हमें पीकेबी की डेटा चाहिए नहीं, मत दो, हमें नहीं चाहिए, हमें पीके की डेटा के बेस्ड पर ही हम बेसिक स्ट्रेंथ को बता सकते हैं। और वो कैसे बताएंगे, जो पीके की जो वैल्यू है ना, समझिएगा ध्यान से, उसमें तो मैंने क्या कहा था, जो पीके की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो बेसिक स्ट्रेंथ जो एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है, लेकिन यहाँ अपोजिट हो जाएगा। क्यों अपोजिट हो जाएगा, एसिड और बेस को तो अपोजिट लेके चलो ना यार। H+ का इंक्रीज होना, दैट इज द डिक्रीजमेंट इन द बेसिक, मतलब कि बेस का डिक्रीज हो जाएगा, एसिड का इंक्रीज हो जाएगा, आपस में अपोजिट है। तो जो रिलेशन है वो तो आपस में अपोजिट होंगे। पीकेएच की वैल्यू अगर मैं बढ़ाऊं तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, याद रखना, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये चीज़ें याद रखना, इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अगर इस चीज़ में कंफ्यूज हो गए ना, फिर प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ जाएगी। तो हमें रेक्टिफिकेशन नहीं करना, हमें कंसेप्ट समझना। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, आप इस चीज़ को समझिए। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये एक बेसिक है, ये समझिए इस चीज़ को। इसको अगर समझ गए तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है जी, इतना हमने समझा। पीकेएच की वैल्यू अगर इंक्रीज करता हूँ तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। आइए कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ इसके बेस्ड में। एग्जाम्पल समझने से पहले एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ पे हमने समझा था, देखिए हम कैसे सीक्वेंस में चल रहे हैं। हमने क्या किया, बेसिक स्ट्रेंथ, बेस की डेफिनेशन समझी, कंसेप्ट समझा। अब क्यों ना ये समझ लें कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है किसी भी स्पीशीज की, किसी मॉलिक्यूल्स की, कब बढ़ती है, कब घटती है। इस चीज़ का अगर हमें पता लग गया तो हम इजीली तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, कोई भी स्पीशीज दे दो यार, हर चीज़ हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी क्या करना है, मुझे वो फैक्टर पता लगाने हैं। जी हाँ, फैक्टर पता लगे। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ पे लगाया था अपन ने फैक्टर, कैसे कि एनायन की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड किस पे करती है। वो सारे फैक्टर हमने पढ़े थे फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में, मैंने डिटेल तरीके से बताया। वो सब चीज़ें देखना वहाँ जाके। तो जो फैक्टर होते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए, कौन कौन से होते हैं उनकी मैं चर्चा करूं। तो पहला फैक्टर मैं बोलूं, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। जी हाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। अगर आपके पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी अगर है, अच्छी है, मतलब कि वो कहीं जा नहीं रहा है, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरी बात, स्टेबलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल रिलेट कीजिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ से कि उसमें क्या होता था, उसमें ये पॉजिटिव चार्ज की जगह क्या आता था, नेगेटिव चार्ज आता था, इसमें पॉजिटिव चार्ज आता था। रिलेट कैसे करेंगे, अपोजिट है आपस में, मीन्स वो H+ देता था, समझिएगा, वो H+ देता था, नेगेटिव साइन बनता था उस पर, तो नेगेटिव साइन ही तो स्टेबल करना था वहाँ में। यहाँ क्या है, H+ एक्सेप्ट करता है, पॉजिटिव साइन बनता है। तो एनायन यहाँ पर जो आयंस बनते हैं वो क्या बनते हैं, वो यहाँ पर क्या बनते हैं, जो कंजुगेट आयन बनते हैं वो पॉजिटिव। तो उनकी स्टेबिलिटी तो चेक करनी है, जैसे वहाँ की थी, कोई डिफरेंस चीज़ ही नहीं है। इनकी स्टेबिलिटी चेक वहाँ उनकी की थी, यहाँ इनकी कर देंगे, कोई डिफरेंट चीज़ ही नहीं है। अब करते हैं इनके बेस्ड कुछ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल मैंने लिया RnH2, बेसिक एग्जाम्पल उठा रहा हूँ पहले मैं, R2NH R3N। जी हाँ, ये मैंने एग्जाम्पल लिया। अब जो एग्जाम्पल है, दिस इज द अमीन, सभी को पता है ये अमीन है, ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, ये टर्सरी अमीन है। अब एक बात मैंने जो बताई थी आपकी, जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, जी हाँ ध्यान से सुनना है बातों को, सारी की सारी बातें ध्यान सुनना।
प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है, और प्लस एच इफेक्ट शो करते हैं, ये दो इफेक्ट शो करते हैं ये, ठीक है। पर यहाँ पर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बातें कर रहा हूँ मैं, कि अल्काइल चेन के पास कोई मतलब जो हमारे पास चेक कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं बेसिक स्ट्रेंथ चेक कर रहा हूँ कि जो अवेलेबिलिटी है लोन पेयर की, यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है लोन पेयर की, अगर वो इंक्रीज हो जाती है, सुनिएगा ध्यान से, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ ए लोन पेयर विल इंक्रीज देन बेसिक स्ट्रेंथ विल ऑल्सो भी इंक्रीज, अगर बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी तो कैसे कर सकता हूँ मैं अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, मतलब कि मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए आप कि आपके पास पैसे रखे हैं और आपको कोई डोनेट कर रहा है, तो आप अपने पैसे थोड़ी ना खर्च करोगे, उसको तो रख के रखोगे, उसकी अवेलेबिलिटी तो बढ़ जाएगी ना, तो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो ऐसी बेसिक स्ट्रेंथ भी तो बढ़ जाएगी। तो वही खेल यहाँ हो रहा है। ये जो अल्काइल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ मैं बढ़ाऊंगा। जी हाँ, उतनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा और कैसा उड़ रहा जाएगा, ये उड़ रहा जाएगा। एक और लॉजिक की मैं बात बताता हूँ, शायद ही आपने कभी पढ़ी होगी। दिस इज द ये सब होता है अपने पास गैसियस में, गैसियस स्टेट के अंदर तो ये खेल खेला जाता है। अगर मैंने बोला कि अगर क्वेश्चंस में मेंशन हो दिस इज इन एक्वस मीडियम, ये सॉरी एक्वस मीडियम में अगर आपके पास है ये, अगर ये एक्वस मीडियम में आपके पास है तो खेल कैसा होगा, मैं बोलूँगा खेल ही चेंज हो जाएगा पूरा। कैसे समझते हैं इस बात को? देखिए, जो अपने पास इसमें एक्वस मीडियम में क्या होता है, जो अपने पास हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या होता है, इस जो सेकेंडरी एमीन अपने पास है उसकी जो बॉन्डिंग है वो किसके साथ हो जाती है, हाइड्रोजन के आयंस के साथ हो जाती है। अब आयंस के साथ उसकी अगर बॉन्डिंग हो जाती है सेकेंडरी एमीन की, तो प्लस में दो तो अल्काइल ग्रुप और प्लस में बॉन्डिंग, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है ना इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है। और वो किससे ज़्यादा बढ़ जाती है, प्राइमरी से बढ़ जाती है और टर्सरी से बढ़ जाती है। तो इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ की मैं बात करूँ तो सेकेंडरी और किस में, फिर अपने पास क्या ऑर्डर आता है, प्राइमरी और फिर टर्सरी, ये ऑर्डर बन जाता है एक्वस में। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, शायद ही पता होंगी आपको ये बातें, आपने अभी तक ये वाला केस ही समझा होगा, ये वाला केस भी होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर कंसेप्ट अगर आपके क्वेश्चंस में अगर गिवन है तो बिल्कुल इसको ध्यान में रख लीजिएगा, इस कंसेप्ट को, बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है। अब एक बात और मैं आपको अच्छी बताता हूँ जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। आर क्या है, अल्काइल ग्रुप। क्या अल्काइल ग्रुप में सभी के सभी जो मर्जी अल्काइल ग्रुप में उठाऊं क्या ऑर्डर यही आ जाएगा इस एक्वस में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। एक्चुअली क्या होता है, आर ग्रुप अगर आपने इथाइल उठाया है, अगर आपने आर जो ग्रुप है अगर आपने इथाइल पिक किया है तो उस केस में अदर अल्काइल ग्रुप के कंपैरिजन में इसकी कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इसमें क्या होता है जी, इसमें सेकेंडरी अपने पास जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन टर्सरी आ जाता है। ये ट्रस्ट से रह जाती है। ये बातें आपको रिमेंबर मतलब कि दिमाग में रखनी पड़ेंगी, कैसे भी आप रखो। इथाइल आ जाए सर, इथाइल। ये तो होगी कंसेप्ट की बातें। अगर मैं डिस्कस करूं डेटा वाइज, तो डेटा वाइज का कुछ ऐसा सिस्टम अपने पास है कि अगर देखो मैं एक टेबल यहाँ पर बना देता हूँ, RnS2 R2NH और R3N। अगर मैंने मिथाइल लिया, अगर मैंने इथाइल लिया, अगर मैंने एन प्रोपाइल लिया, अगर मैंने एन ब्यूटाइल लिया, तो इनकी पीकेएच की वैल्यू क्या क्या होंगी? जैसे मैंने बताया कि पीकेएच की वैल्यू यहीं कंसिडर करेंगे, पीकेबी की वैल्यू है कंसिडर नहीं करेंगे। जिसकी पीकेएच की वैल्यू ज़्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, बार बार बता रहा हूँ, ये बातें ध्यान में रख लीजिएगा आप। जो मिथाइल अगर मैं यूज़ करूँ तो 10.6 इसकी पीकेएच वैल्यू होती है, इसकी 10.8 होती है, इसकी 9.8 होती है, इसकी 10.7 होती है, इसकी 11 होती है, इसकी 10.8 होती है, इसकी 10.7 होती है, इसकी 11 होती है, इसकी 10.3 होती है, इसकी 10.7 होती है, इसकी 11.3 होती है, 9.9 होती है। तो आपको इस टेबल के थ्रू आपको क्या पता लगेगा, सिर्फ एक इथाइल ही केस ऐसा है जिसमें जो प्राइमरी है उससे ज़्यादा क्या है, सेकेंडरी है। तो बातें समझिएगा, इस चीज़ को समझिएगा ध्यान से, ये सब रिलेट करके पढ़िएगा, मज़ा आएगा इस क्वेश्चंस में भी। और एक क्वेश्चंस अब मैं आपको देता हूँ, खुद एक बार पॉज करके वीडियो खुद से सोल्व करके देखना। मैं श्योर हूँ कि आपसे क्वेश्चंस हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रेंथ का इससे रिलेटेड जो बेसिक स्ट्रेंथ जो सारे बेसिक बताए ना, चीज़ें बताई वो सारी यहीं डाल रखी है मैंने। देखिए, मेरा ध्यान गया कि इस पर मैं देखूँ कि अवेलेबिलिटी है कि नहीं लोन पेयर की, तो मेरे को दिखा हाँ यार अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन जो इनके पास में जो ग्रुप लगा है वो क्या डोनेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो मुझे देखते पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसे पता लगा? फ्लोरीन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
कैसे डिफाइन करूं कि इसमें से बेसिक स्ट्रेंथ किसकी है, ए की ज़्यादा है या बी की ज़्यादा है? तो मैं बोलूँगा बी की ज़्यादा है। बोला सर ऐसे कैसे, आपने तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी। भैया मैंने सेकंड लेक्चर में चिल्ला के बताया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, नंबर पे डिपेंड करता है और पावर पे डिपेंड करता है। और ये सीक्वेंस मैनर में चाहिए, पहले डिस्टेंस चेक करते हैं, फिर नंबर चेक करते हैं, फिर पावर चेक करते हैं। तो ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। बिल्कुल ये सारे कंसेप्ट ही हैं, कोई डिफरेंट चीज़ मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर ही नहीं रहा हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ NS2, और ये मैंने लिया दूसरा एग्जांपल, और यहाँ मैंने N जी हाँ। तो जैसा कि आपको पता, अगर मैंने गैसेस बोला है, अगर मैंने गैसेस बोल दिया तो आप ऑर्डर ये लगा दोगे, सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने एक्वस बोल दिया है तो एक्वस के वैसे तो ऑर्डर जो अपने पास है इस केस में, जो सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी होता है, ये होता है। सिर्फ इथाइल वाले केस में तो डिफरेंट बताया था, यहाँ पर इथाइल वाला केस तो है ही नहीं, इथाइल वाला केस तो है ही नहीं यहाँ पर। तो सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी हो गया। लेकिन सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, क्या यूज करूँ मैं, अगर गैसेस यूज किया तो एक्वस मीडियम गैसेस की बात करूँ तो सारा ऑर्डर कैसे हो जाएगा, टर्सरी, सेकेंडरी, फिर ये। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके सामने, शायद आपको इसका आंसर पता भी हो, नहीं पता तो अब पता लग जाएगा। एंड दिस इज वन, एंड अनदर एग्जांपल वी विल टेक हेयर this type, this type, this type, this type मीन्स है 3। यहां पर sp, यहां पर एक sp, यहां पर 2 sp, यहां पर asp, sp, sp, 3 sp। बताइए किसका ज्यादा है? sp आपको पता है दिस इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर आपकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है अगर एनायन के पास, मतलब डायनायन के पास, सॉरी क्या था वो, एनायन के पास अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती थी। लेकिन यहाँ अपोजिट केस है भाई, यहाँ अपोजिट केस है। तो अपोजिट केस की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर अपने पास क्या हो जाता है, यहाँ पर जो अपने पास अवेबिलिटी है लोन पेयर की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो अपने पास ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, मैं सीधा क्वेश्चन डिस्कस करने लग गया। मैंने ये फैक्टर बताने भूल गया कि किस फैक्टर की वजह से जो लोन पेयर की जो अवेबिलिटी है वो कम हो जाती है। फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स की वजह से जो लोन पेयर की जो अवेबिलिटी है, लोन पेयर की जो अवेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ऐसे कौन से फैक्टर है, आइए फैक्टर के बारे में बताता हूँ आपको। पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा क्वेश्चंस मैंने ये इसलिए डिस्कस किए थे क्योंकि आपने ये सब एसिडिक स्ट्रेंथ में पढ़ चुके हैं, वरना मैं इस पे ही आता फिर आपके क्वेश्चंस पे आता। इसलिए मैंने 2 क्वेश्चंस इसलिए पहले डिस्कस किए कि आपको थोड़ा सा रिलेट कर सके आप एसिडिक स्ट्रेंथ से, कि उसमें ऐसा हुआ तो इसमें ऐसा, थोड़ा दिमाग चलाओ इस चीज़ में। और दूसरा फैक्टर की मैं बात करूँ -I ग्रुप, और हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ, हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ मैं, और तीसरा फैक्टर मैं बात करूँ कंजुगेशन। ये तो हो गए फैक्टर। कैसे कैसे फैक्टर करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप बढ़ाते हो तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो घट जाती है, दिमाग में डाल ली बात। -I इफेक्ट, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन वाला केस में देखो तो हाइब्रिडाइजेशन वाले केस में क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन वाले केस में क्या हो रहा है कि अगर आपका sp3, sp2, sp, तो अगर आपकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इस टाइप से बढ़ेगी। उसमें क्या था, अपोजिट था, तो यहाँ भी अपोजिट चल रहा है उससे सारा। कंजुगेशन आपका होता है तो लोन पेयर जो अवेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है और बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सारे फैक्टर्स कैसे कैसे डिफाइन, कैसे कैसे फैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं किस पर, लोन पेयर की अवेबिलिटी को, वो मैंने यहाँ पर आपको समझाया। तो इनके बेस्ड आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस्ड कुछ एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर मैं एक बार, ये मैंने लिया NH2, यहाँ पर भी मैंने क्या लिया NH, यहाँ पर आप लगा दीजिए इसमें डबल बॉन्ड,
यहाँ मैंने सॉरी यहाँ रिंग वाला नहीं मत लेकर आप CH3C ट्रिपल बॉन्ड N ले लो। अब देखिएगा कि किसमें बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसमें ज़्यादा नहीं है। यहाँ क्या है sp3, यहाँ क्या है sp2, यहाँ क्या है sp। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर भी आया, हाइब्रिडेशन फैक्टर भी आया। जी हाँ, हाइब्रिडेशन फैक्टर भी यहाँ सिलेक्ट कीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर भी जी वो कीजिएगा। sp3 sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज कौन सी है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ती है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, घटती है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑर्डर अपने पास ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप रिलेट करना समझ गए होंगे आई थिंक, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को हम यहाँ से रिलेट करते हैं और कैसे नहीं करते हैं। तो एक और एग्जांपल मैं उठाता हूँ। अभी माइनस आई इफेक्ट मैंने लिखा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई भी हो सकता है जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ अपने पास क्या होती है, घटती है। आइए एक और एग्जांपल में देखता हूँ। यहाँ मैंने लिखा NH2, यहाँ मैंने लिखा NH2 के साथ कोई ऐसी चीज लगा दी जिससे मुझे बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये बातें आप बताओ मुझे। यहां मैंने NO2 लगाया और यहां पे मैंने क्या लगा दिया, NO2 लगा दिया। बताइए किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और किसकी बेसिक स्ट्रेंथ अपने पास क्या होगी, यहां पर कम होगी। जल्दी से बताइए। देखिए ये जो ग्रुप है ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस एम यहाँ नहीं करेगा क्योंकि मेटा पोजीशन। माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। ये जो वाला है, ये वाला है, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो सबसे पहले मैंने इसको नाम ले देता हूँ पहले तो ABCOD। तो सबसे पहले अपने पास क्या होगा, A हो गया। इसके बाद तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा कौन सा दिखा रहा है, ये वाला दिखा रहा है, ये वाला दिखा रहा है। इसमें तो कम है, माइनस आई तो है, तो मैंने क्या लिख दिया। अब जंग छिड़ गई BOD में, जीतिएगा, जिताइएगा। किसको जिताते हो, मैंने बोला माइनस एम में तो दोनों सेम है, लेकिन जब इंडक्टिव इफेक्ट देखूं तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट कम लग रहा है। तो क्या मैं इसको डी भी नहीं बोल सकता, बिल्कुल बोल सकता हूँ। और यही इसका ऑर्डर होगा, यही इसका ऑर्डर होगा। इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी। अब मैं आपको एक क्वेश्चंस के साथ मेरा लेक्चर जो है खत्म करता हूँ और उसके बाद हम इस जो पढ़ूंगा अभी लास्ट में बताता हूँ। एक क्वेश्चन डील कर लेता हूँ क्योंकि टाइम हो गया है आज का, तो एक क्वेश्चन डील करता हूँ। उससे पहले क्या क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन समझिएगा, इतना अच्छा क्वेश्चन है। आपको सारे मतलब सारे तो नहीं, इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चंस आप एक बार देखिएगा। NH2 यहाँ NME टर्सरी में मैंने लिया यहाँ, और यहाँ मैंने क्या लिया, N डबल बॉन्ड O, वही है। मैंने उसको खोल दिया, सॉरी मैंने उसको खोल दिया, कोई अलग चीज़ नहीं है, कभी घबरा जाओ। NO2, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में मेरे को डिफाइन ये करना है कि किसकी एसिडिक सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है H के बीच में और इस ऑक्सीजन के बीच में, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से होता क्या है, हमारा प्लेन फिक्स्ड हो जाता है, जिसकी वजह से रेजोनेंस जो है वो मतलब कि फिक्स हो जाती है। रेजोनेंस में हमें मतलब कि हमें क्या, रेजोनेंस अगर इंक्रीज होती है, मैंने फैक्टर बताया था, रेजोनेंस अगर इंक्रीज करता हूँ तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो घट जाएगी, जो अवेबिलिटी है वो घट जाएगी। सीधी सी बात है। एग्जाम्पल मैं आपको इसके लिए देता हूँ। आपके पास बाइक है, आपके पास बाइक है और वो बाइक कभी आपका, तो जो अवेबिलिटी है आपकी बाइक के रहने की वो बहुत ही कम है। क्यों कम है, क्योंकि आपका दोस्त ले जा रहा है, कभी घुमा रहा है इधर, कभी आपका भाई ले जा रहा है, तो वो फैक्टर डिपेंड यहाँ भी करता है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जो ये केमिस्ट्री होती है ना, उस केमिस्ट्री को अगर आपने रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ा, ये ट्रूथ है, इसको बात को एक्सेप्ट कर लो। अगर आपने रियल लाइफ से इसको रिलेट करके पढ़ा तो केमिस्ट्री जितनी आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कंसेप्ट है और कंसेप्ट के बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ है ही नहीं, कुछ याद ही नहीं रखना। एरो इधर से उधर एरो घुमाने हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी। जिस दिन कॉन्फिडेंस के साथ आपने एरो घुमा लिया तो सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके मतलब कि बिल्कुल आपके हाथों में होगी, कुछ भी डिफरेंट चीज़ नहीं है। तो यहाँ मैंने डिस्कस किया कि बताइए इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, तो मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा बता दी। क्या फैक्टर बताया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेन फिक्स्ड। जी हाँ, प्लेन फिक्स्ड इन रेजोनेंस। रेजोनेंस के अंदर प्लेन क्या वो फिक्स्ड हो गया, दैट इज इफेक्टिव ओवरलैपिंग ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रेक। ये हमें पता होना चाहिए।
और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये सब मैं आपको कंसेप्चुअल बता रहा था। पीके की वैल्यू की मैं जिक्र कर दूँ, इसकी जो पीके ए एच की जो वैल्यू थी वो भी जिक्र कर देता हूँ। आप कहोगे सर आपने पहले तो एसिडिक स्ट्रेंथ में सब पीके एच वैल्यू बताई, यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, तो कर देता हूँ भाई, बता दिया अगर कमेंट बॉक्स में ऐसा कुछ चाहिए होता है तो। 4.62 अपने पास इसकी पीके एच वैल्यू 4.62 होती है, इसकी वैल्यू होती है -0.828। इतनी कम क्यों हो गई? सबसे बड़ा फैक्टर है ये वाला, जी हाँ ये वाला। इसकी 2.4 होती है, इसकी 0.98 होती है, इससे तो कम होती है। रीज़न मैंने आपको कंसेप्ट से बता दिया, ये डेटा वाइज वैल्यू थे, याद रखो तो रख लो, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहाँ हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं, वहाँ डेटा वैल्यू हमें बहुत ही फायदेमंद होती है हमारे लिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस तो ऐसे बहुत हैं और मैं आने वाले लेक्चर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके साथ डील करूँगा। तो यहाँ तक आज का जो मेरा टाइम है वो हो गया है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें मैं आपको स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। होता क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या क्या होते हैं वो एक बार डिस्कस कर देता हूँ मैं यहाँ पर लास्ट अगले लेक्चर में, जहाँ से शुरू कर दूंगा मैं। ऑर्थो इफेक्ट जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में एसिडिक स्ट्रेंथ में, ऑर्थो इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, यहाँ क्या होगा सब पढ़ेंगे, कम होगी ज़्यादा होगी, अभी के लिए सस्पेंस बना के रखिए चीज़ को। ऑर्थो इफेक्ट कौन से ग्रुप दिखाते हैं, मैंने वो सेकंड लेक्चर में लिखवा रखा है, वहाँ से देख लीजिए आप। SIP और SIR, जी हाँ हम रट लेते हैं, SIP की वजह से ये होता है, SIR की वजह से ये होता है। मैं इसके जो उसकी फुल फॉर्म पे जाता हूँ पहले तो। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन। यस, स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन क्या होती है, क्या भला है, समझते हैं इस चीज़ को। इस चीज़ में क्या होता है, स्टेरिक मीन्स स्टेरिक क्राउडेड, भीड़ होना, क्राउडेड होना मतलब कि इनहिबिशन मतलब कि रोकना, प्रोटोनेशन मीन्स H+ को इलेक्ट्रॉन H+ को लेने से, बेस का क्या काम होता है H+ को लेना, H+ लेने से रोकना। SIP की वजह से क्या होगा अब आप समझिएगा, सस्पेंस बना के रखिएगा इस चीज़ को, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से इसके बारे में भर के क्वेश्चंस दूंगा। और SIR की बात करूँ तो उसको बोलते हैं दोस्तों स्टेरिक इनहिबिशन, समझ गए होंगे। यहाँ भी भीड़ की वजह से कुछ ना कुछ रुकावट है, किस चीज़ की रुकावट है, रेजोनेंस की रुकावट है। रेजोनेंस की रुकावट आएगी तो भैया बेसिक स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी, और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो फिर खेला ही खत्म हो गया है। कैसे कि SIR की वजह से ये होता है, SIP की वजह से क्या होगा, डिक्रीज होगी, और SIR की वजह से इंक्रीज होगी। सब फैक्टर दोस्तों हम डिटेल में पढ़ेंगे किस में, अगले लेक्चर में। तो बने रहिए मेरे साथ, आप भी बने रहिए, मैं भी बना रहूँगा। और दोस्तों एक बात और है कि प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उससे क्या होता है कि मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। और जो व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, 150 व्यूज़ आ जाते हैं, 160 170, लेकिन क्या होता है कि आपकी जो सब्सक्राइब है वो बहुत ही कम है। ऐसा मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों है, मैं कोई गलत वीडियो तो अपलोड कर नहीं रहा हूँ, जहाँ तक हो सके मेरा बेस्ट देके मैं नॉलेज ही दे रहा हूँ। तो प्लीज़ यार अगर आपने एक बार भी चैनल को अगर आप जाते हो देखने तो सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा बहुत कुछ हो जाता है, उससे मोटिवेशन बहुत मिलता है। तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कीजिए, कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।